राइट, सो आगे चलते हैं गाइस। सो आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फंडामेंटल वैल्यूएशन। एंड ये जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है, सो इसके अंदर ब्रॉडली हम लोग कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में ही बात करते हैं। और जब कंपनी की वैल्यूएशन की बात की जाती है तो देखा जाए तो फंडामेंटल के अंदर बहुत सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं जो कि एज अ इन्वेस्टर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल आपको एक व्यू पॉइंट देता है मार्केट में लंबी अवधि के लिए पैसा निवेश करने का। लेकिन फंडामेंटल आपको ये नहीं बताता है कि भाई अगर आपको एक दो वीक के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो फंडामेंटल के बेसिस पे आप स्टॉक बाय कर लो। हालांकि कंपनी की एनालिसिस मंथली बेसिस पे भी होती है, क्वार्टरली बेसिस पे भी होती है, सेमी ईयरली बेसिस पे भी होती है, ईयरली बेसिस पे भी होती है। लेकिन जो मंथली बेसिस पे जो कंपनी की एनालिसिस होती है वो फ्रूटफुल नहीं होता है, क्योंकि आप मंथली एनालिसिस को देख करके आप किसी कंपनी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सही तरीका नहीं होता इन्वेस्ट करने का। सो ब्रॉडली जो कंपनी की जब एनालिसिस की जाती है तो या तो हम लोग कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट को देख करके पैसा निवेश करें, या तो आप ईयरली रिजल्ट को देख करके कंपनी के ऊपर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब मार्केट में अब एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब एक कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जब एक स्ट्रॉन्ग कंपनी देख करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम पे सर क्या कंपनी की ग्रोथ को देख के पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है उसको देख करके पैसा इन्वेस्ट किया जाए, या कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है उसको देख के पैसा इन्वेस्ट किया जाए। तो फंडामेंटल कहता है कि भाई देखो, जब आप वैल्यूएशन करोगे, जब आप कंपनी की अलग अलग तरीके से हम लोग कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं, चाहे आप कैश फ्लो मेथड यूज करो, चाहे आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड यूज करो, बहुत सारे मॉडल होते हैं, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है, रेसिडुअल वैल्यू मेथड है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस मॉडल है, बहुत सारे मॉडल होते हैं फंडामेंटल के अंदर। तो फंडामेंटल के अंदर कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी का कैश फ्लो, इन सभी को ऐड करके कंपनी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि भाई बर्ड डेरिवेटिव भी आपको ये बताता है कि एक स्टॉक का जो प्राइस है, सी हमने सिर्फ टेक्निकल के अंदर ये पढ़ा कि भाई सर एक स्टॉक का जो प्राइस होता है उसका वो कहाँ तक जा सकता है, स्टॉक का टारगेट क्या होगा, तो टेक्निकल के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। बट गाइस डेरिवेटिव भी आपको बताता है कि भाई एक स्टॉक का टॉप क्या लगने वाला है, स्टॉक का बॉटम क्या लगने वाला है, तो डेरिवेटिव से भी आपने ऑप्शन में पढ़ा होगा। लेकिन फंडामेंटल भी आपको ये चीज बताता है कि एक कंपनी जो है, यानी कि अगर आज कंपनी का शेयर का प्राइस अगर 200 रुपए का चल रहा है और आपने अगर कंपनी की इवैल्यूएशन की, तो फंडामेंटल भी आपको ये बताता है कि नेक्स्ट ईयर कंपनी का टारगेट क्या हो सकता है। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट टू फाइंडिंग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी, कि आप कंपनी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी की एक इनहेरिटेज वैल्यू, यानी कि हर प्रोडक्ट का, हर चीज का एक एक्चुअल वैल्यू होता है। तो फंडामेंटल के अंदर हम लोग सभी चीजों को कंसिडर करते हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कंपनी डेट, कहीं कंपनी हाई डेट कंपनी तो नहीं है, कंपनी के ऊपर कंपनी का कवरेज रेशियो कैसा है, कंपनी की ग्रोथ कैपेसिटी कैसी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंपनी के कैसे हैं, मार्जिन्स कंपनी के कैसे हैं, डेट कंपनी ने कितना लिया हुआ है। तो यानी कि इन सभी चीजों को कंसिडर करके हम लोग कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, और इंट्रिंसिक वैल्यू ही आपको ये बताता है कि एक कंपनी का शेयर का प्राइस जो कि करंटली अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है वो महंगा है या फिर वो सस्ता है, यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में वो ओवर वैल्यूड है या फिर वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि एक कंपनी कब महंगी होगी कब सस्ती होगी, ये आपको फंडामेंटल बताता है, राइट। लेकिन फंडामेंटल आपको एक दिन, 2 दिन या 1 महीने या 2 महीने के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि फंडामेंटल तो बाद में आता है। एक कंपनी के शेयर के प्राइस को फंडामेंटल के अलावा, यानी कि फंडामेंटल वैल्यूएशन का मतलब क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी एनालिसिस की, लेकिन कंपनी एनालिसिस से पहले भी तो कई मॉडल होते हैं एक कंपनी के ऊपर, यानी कि जिसको हम लोग इकोनॉमिक एनालिसिस बोलते हैं, जिसको हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस बोलते हैं। तो जो इकोनॉमी एनालिसिस होता है उसके अंदर, यानी कि एक कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस होता है उसको इकोनॉमिक फैक्टर भी इंपैक्ट कर सकते हैं। भाई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लॉन्च की, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इस साल लेट्स सपोज कि आपकी कंपनी का नाम था सिंटेक्स फॉर एग्जांपल, या आपकी कंपनी का नाम था नीलकमल, और हुआ क्या कि भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई प्लास्टिक बैन करो। अब प्लास्टिक बैन करो तो, और प्लास्टिक के प्रोडक्ट भी बैन करो। अब हुआ ये कि अब आपकी कंपनी तो भाई प्लास्टिक ही बनाती थी और प्लास्टिक ही बेचती है,
अब प्लास्टिक बैन करने की वजह से भाई आपकी कंपनी का जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो गया, राइट? क्योंकि आप पॉलीथीन भी बना रहे थे, आप प्लास्टिक के बैग्स भी बना रहे थे, राइट? बहुत सारे आप कैरी बैग भी बना रहे थे प्लास्टिक के। गवर्नमेंट ने बोल दिया स्ट्रिक्टली कि भाई आप प्लास्टिक की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब देखा जाए तो फंडामेंटल नीलकमल के बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हमारे घर में हम लोग नीलकमल के फर्नीचर यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, राइट? लेकिन कंपनी के फंडामेंटल तो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन कंपनी गवर्नमेंट की एक अनाउंसमेंट ने कंपनी के शेयर के प्राइस को नीचे गिरा दिया। लेकिन वो जो इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर आया है, क्या वो आने वाले 10 साल के लिए रहने वाला है? नहीं, वो टेम्पररी इम्पैक्ट है। भाई ऑब्वियस है कि कंपनी कोई दूसरी चीज ढूंढ लेगी, कंपनी के पास और भी बहुत सारी बिजनेस मॉडल है, तो कंपनी कुछ और कर लेगी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी का जो अब जैसे कोविड की न्यूज है, तो अभी कोविड की न्यूज की वजह से भाई इंडिया की तो बेस्ट से बेस्ट कंपनीज है जो कि प्रॉफिटेबल है। अब चाहे आप बाटा इंडिया की बात करो, चाहे आप सेरा की बात करो, चाहे आप कैपलिन की बात करो, कैडिला की बात करो, किसी भी कंपनी, आई मीन एक्स वाई जेड, बहुत सारी कंपनी जो कि बेस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो अब इतनी अच्छी अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी भाई कोविड की न्यूज आते ही सभी कंपनी के शेयर के प्राइस बहुत नीचे गिर गए। लेकिन ये एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था कि इतने नीचे भी शेयर के प्राइस गिर सकते हैं। बट कंपनी के फंडामेंटल्स अगर अच्छे होंगे तो वो कंपनी रिकवर हो जाएगी। क्योंकि जब आपको चोट लगती है तो आपको एक पर्टिकुलर एक टाइम तक बस दर्द होता है, उसके बाद आपको पता है कि भाई अगर आपकी रूटीन अच्छी है तो आप रिकवर हो जाओगे जल्दी से, राइट? तो एक कंपनी के साथ भी यही चीज होता है। सो दिस इज इकोनॉमिक एनालिसिस। लेकिन इकोनॉमिक एनालिसिस के बाद भी एक एनालिसिस होती है, दैट इज इंडस्ट्री एनालिसिस। अब इकोनॉमी ने तो भाई चलो, इकोनॉमी का इस साल इस कंपनी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। अब ऐसा थोड़ी होता है कि इकोनॉमी का सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट ही कंपनी पे आ सकता है, पॉजिटिव इंपैक्ट भी तो आ सकता है। लेकिन लेट्स सपोज इकोनॉमी भी पॉजिटिव है, जीडीपी भी हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही है, और आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो जो असेट, आप जो कंपनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिस डोमेन में आपकी कंपनी काम करती है, तो भाई आपकी जो कंपनी है वो इकोनॉमिकल गुड्स बनाती है, यानी कि जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन ज्यादा अच्छा करता है, तो जीडीपी नंबर्स अच्छे आएंगे। तो आपकी कंपनी भाई एफएमसीजी के अंदर आती है, कंजप्शन गुड्स बनाती है, तो आपकी कंपनी के भी शेयर के प्राइस बढ़ेंगे अगर जीडीपी नंबर अच्छे आए हैं तो। लेकिन भाई इंडस्ट्री की हालत खराब हो गई, क्योंकि जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है भाई उसमें एक न्यूज आ गई। न्यूज ये आ गई कि जितनी भी पैक्ड चीजें बन रही हैं, तो जितनी भी पैक्ड चीजें भाई उनमें गलत केमिकल यूज किया जा रहा है। अब उस इकोनॉमी तो अच्छी थी, लेकिन इंडस्ट्री में गलत न्यूज आ गई कि भाई जो भी प्रोडक्शन, जो भी पैक्ड चीजें हैं, उसमें गलत तरीके का एक केमिकल यूज किया जा रहा है। और ये कंपनी जानबूझ के नहीं, इनडायरेक्टली कर रही है, तो उनकी चेकिंग करवाओ। और उस चक्कर में कंपनी ने जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया था, तो उनको अपने प्रोडक्ट को रोकना पड़ा मार्केट में भेजने से पहले, और उनको रीचेकिंग करने के चक्कर में उनका सारा प्रोडक्ट खराब हो गया। तो अब इकोनॉमी अच्छी थी, लेकिन इंडस्ट्री का नेगेटिव इंपैक्ट आ गया आपकी कंपनी के ऊपर, राइट? अब इंडस्ट्री भी चलो पॉजिटिव हो गई, इंडस्ट्री ने भी बोला कि भाई सब अच्छी चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इकोनॉमी भी पॉजिटिव, इंडस्ट्री भी पॉजिटिव। नाउ कंपनी की वैल्यूएशन खराब हो गई। भाई कंपनी के जो डायरेक्टर थे, पता चला कि भाई उसने मैनिपुलेशन कर दिया, उसने शेयर प्राइस को मैनिपुलेट कर दिया, और ये भी पता चला कि भाई पिछले 2 साल से कंपनी की प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है। अब सब इकोनॉमी भी अच्छा, इंडस्ट्री भी अच्छा, फिर भी कंपनी के शेयर के प्राइस नीचे गिर गए। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे टेक्निकल के अंदर हम लोग प्राइस एक्शन को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर को एनालाइज करते हैं, राइट? सिमिलरली फंडामेंटल के अंदर भी सबसे पहले इकोनॉमी की एनालिसिस की जाती है, फिर इंडस्ट्री की, फिर कंपनी की, और कंपनी के बाद कंपनी के मॉडल की एनालिसिस की जाती है, जिसको हम लोग सिक्योरिटी एनालिसिस बोलते हैं, राइट? सो आगे चलते हैं, सो ध्यान देंगे। अब ये जो सिक्योरिटी एनालिसिस होता है, तो फाइनेंशियल मार्केट को तो सिक्योरिटी ही बोला जाता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज में ट्रेड होता है, चाहे आप बॉन्ड पे ट्रेड करो, चाहे आप डिवेंचर्स पे ट्रेड करो, चाहे आप सिक्योरिटीज पे ट्रेड करो, इक्विटी पे ट्रेड करो, डिवेंचर्स में ट्रेड करो, किसी भी चीज पे, एक्स वाई जेड प्रेफरेंस शेयर्स पे ट्रेड करो, किसी भी चीज पे ट्रेड करो, ये सभी के सभी सिक्योरिटी है। अब सिक्योरिटी की दो डेफिनेशन होती है। भाई सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि भाई जिस भी चीज के प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, यानी कि जिस भी चीज के प्राइस के अंदर आपको वाइब्रेशंस देखने को मिलती है, उन चीजों की वैल्यूएशन की जा सकती है। जो चीज फिक्स्ड होते हैं उनकी भी वैल्यूएशन की जाती है। तो जब हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ब्रॉडली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी, ब्रॉडली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक्स। तो जो स्टॉक्स होते हैं उनकी सर दो तरीके से वैल्यूएशन की जाती है। फर्स्ट इज फंडामेंटल एंड सेकंड इज टेक्निकल।
तो फंडामेंटल आपको ये बताता है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, यानी कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन टेक्निकल आपको ये बताता है कि भाई कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है करंटली जहां पे भी ट्रेड कर रहा है, तो वहां से कंपनी का शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो आप प्राइस एक्शन एनालिसिस यानी कि वो आपको टेक्निकल से पता चलता है। लेकिन आपने अभी भी बताया कि जो फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल के अंदर तीन तरीके से तीन चीजें होती हैं जिसको हमें समझना ज्यादा जरूरी होता है। फर्स्ट इज इकोनॉमी एनालिसिस, इकोनॉमिक्स एनालिसिस। सेकेंड इज इंडस्ट्री एनालिसिस, देन कंपनी एनालिसिस। अब इकोनॉमी भी अच्छी है, इंडस्ट्री भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब वो जो कंपनी है जिसके ऊपर मेरे को पैसा निवेश करना है, तो क्या उस कंपनी के पास भाई प्रॉफिट मीन कैश फ्लो अच्छा है या नहीं है? और कैश फ्लो अच्छा है तो अब उस कैश फ्लो के बेसिस पे कंपनी आने वाले 2 साल, आने वाले 3 साल या आने वाले 5 साल तक कैसा परफॉर्म करेगी। अब देखा जाए तो लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, भारतीय एयरटेल का प्राइस तो नीचे गिरा ही नहीं। क्यों नहीं गिरा? कंपनी इतने प्रॉफिट में थी, कंपनी के पास इतना बड़ा कैश फ्लो क्रिएट हो रखा था कि भाई चाहे इंडस्ट्री की हालत कुछ भी हो, कंपनी के प्राइस नहीं गिरे, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है। बहुत सारी ऐसी कंपनी ऐसी थी लॉकडाउन के टाइम पे जिनके पास कैश नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने डिल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एफपीओ लाना स्टार्ट कर दिया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यानी कि आईपीओ के केस में तो कंपनी पहली बार मार्केट से पैसा रेज करती है, बट एफपीओ का मतलब क्या है कि कंपनी बार बार मार्केट से पैसा उठा रही है। तो ये भी एक अच्छा ही चीज होता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं रेयर सिचुएशंस में। भाई अगर आपकी कंपनी के पास कैश फ्लो जीरो हो गया, तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बैंक से लोन ले लो, या आप मेरे पास आओ मैं आपको लोन दे देता हूं। लेकिन दोनों ही केस में चाहे बैंक से लो या मेरे से लो, भाई एक फिक्स इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन की सिचुएशन में आप ये नहीं अज्यूम करके चल सकते कि नेक्स्ट ईयर आपकी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में होगी। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो आपने बोला अरे यार लोन लेंगे तो डेट बर्डन बढ़ जाएगा, इससे अच्छा ये है कि अपनी कंपनी की इक्विटी को डाइल्यूट कर देते हैं। यानी कि भाई हम अपनी कंपनी की जो इक्विटी है फिर से पब्लिक से ही पैसा उठा लेते हैं, पब्लिक को शेयर्स दे देते हैं और बोलते हैं पब्लिक को कि भाई लाओ पैसा दो, प्रीमियम डिस्काउंट पे शेयर दे देते हैं और पैसा उठा लेते हैं। भाई भाव चल रहा है 200 रुपए का, पब्लिक को 150 रुपए पे शेयर इशू कर दो और 150 रुपए के हिसाब से कंपनी से पब्लिक से फंडिंग रेज कर लो। तो अब एक कंपनी जो होती है, तो यानी कि डिविडेंड एंड शेयर्स एनालिसिस। तो फंडामेंटल के अंदर जब हम लोग फंडामेंटल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल की डेफिनेशन में एक स्ट्रांगली वर्ड लिखा जाता है कि जो फंडामेंटल है वो कंपनी की वैल्यूएशन तो करता है, लेकिन वो वैल्यूएशन इसीलिए करता है ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो कंपनी है वो फ्यूचर में डिविडेंड दे सकती है या नहीं दे सकती है। और डिविडेंड का मतलब ये नहीं होता है कि भाई कंपनी डिविडेंड देगी तो ही कंपनी अच्छी है। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जो कंपनी डिविडेंड डिविडेंड का मतलब होता है कि जो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी कंपनी का इस महीने जो भी कंपनी ने चाहे 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया चाहे 5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, तो जितना भी कंपनी प्रॉफिट बनाती है उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है छोटे छोटे पोर्शन के अंदर। कंपनी को 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने बोला कि भाई 5 करोड़ रुपए हम लोग अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट करेंगे एंड रेस्ट ऑफ 5 करोड़ रुपीज हम लोग अपने इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल इसलिए हुई है क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया था हमारी कंपनी के ऊपर। तो और उनका इंटरेस्ट हमारी कंपनी के ऊपर बहुत अच्छा है, वो हमारी कंपनी में बिलीव करते हैं। तो भाई हम अपने प्रॉफिट का 5 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज अ डिविडेंड। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो, अब यहां से एक अप्रोच निकल करके आता है जिसको कुछ तो भी नहीं समझता है, वो ये देख करके भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। क्योंकि भाई जो कंपनी डिविडेंड देती है वो वही कंपनी होती है जो कंपनी प्रॉफिट में होती है। और ऐसा नहीं है कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब वॉरेन बुफेट ये कहते हैं कि भाई जो उनकी कंपनी है वर्षा हाथवे, वो कहते हैं कि भाई नहीं, मेरे को तो डिविडेंड में बिलीव ही नहीं है, मैं तो कैपिटल ग्रोथ पे बिलीव करता हूं, ना कि डिविडेंड वगैरह पे। डिविडेंड तो चीप चीजें होती हैं कि आप चीप चीजें दिखा करके पब्लिक को 5-6 रुपए का डिविडेंड दे करके और पब्लिक को बोलो कि भाई लाओ हमारी कंपनी पे इन्वेस्ट करो। नहीं, पब्लिक को डिविडेंड दे करके मत बहलाओ, पब्लिक को ग्रोथ दिखाओ। अगर पब्लिक ग्रोथ दिखेगी आपकी कंपनी के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी में पैसा देगी। लेकिन डिविडेंड दिखा करके पब्लिक से पैसा लेना नहीं, ये गलत अप्रोच है। तो डिविडेंड हमेशा, वन बुफेट ये कहते हैं कि भाई हमेशा डिविडेंड देना एक अच्छी चीज होती भी है, नहीं भी होती है।
तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं डिविडेंड में बिलीव नहीं करता हूँ, जो डिविडेंड का पैसा होता है मैं कंपनी पे री इन्वेस्ट करके कंपनी को बड़ा बनाने में बिलीव करता हूँ, ना कि प्रॉफिट का कुछ पोर्शन मैं पब्लिक को बांट दूं। तो अब ये उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब क्या है कि इस साल वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट में है, तभी वो कंपनी डिविडेंड दे रही है। लेकिन अब जो भारतीय एयरटेल है, तो जब अभी से आई थिंक गाइस आप लोगों को याद होगा कि अभी से 2 साल पहले जब इनका टैरिफ में चेंज हुआ था, और टैरिफ के ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट हुए थे, बहुत सारे आई मीन डेथ केसेस भी आए थे जब ये टैरिफ चेंजेस की बात हुई। तो बहुत कुछ हुआ था उस टाइम पे, अभी से 2 साल पहले की बात है, 19 के आसपास की। तो उस टाइम पे बहुत सारे लाइक स्ट्राइक भी हुए थे, बहुत कुछ हुआ था। तो उस टाइम पे क्या था कि जो भारतीय एयरटेल था, और अगेन जियो ने तो उनकी वैल्यूएशन ऑलरेडी खराब कर रखी थी, क्योंकि देखा जाए तो 2016 में वो एक ऐसा फ्लो चला था दिसंबर में कि आई मीन चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना, उस फ्लो में वीडियो वोडाफोन जैसी कंपनी, आइडिया जैसी कंपनी, डोकोमो जैसी कंपनी, एयरसेल जैसी कंपनी खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने मार्केट वैल्यू इतना बड़ा कर दिया था जियो ने फ्री 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 दे करके, कि उनकी कंपनी की हालत खराब हो गई थी। तो उस टाइम पे जो भारतीय एयरटेल थी वो भी तो लॉस में थी, क्योंकि कंपनी की उनकी भी अर्निंग नहीं थी। भाई हर महीने आपकी जो अर्निंग है वो 100 रुपए की, आपको पता है कि 100 रुपए की अर्निंग तो होगी, क्योंकि हमने इतने कस्टमर को अपना सिम बेचा है। अब 100 रुपए की अर्निंग आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस हिसाब से आपने अपना इंप्लॉय भी बढ़ाया हुआ है, आपने अपना ऑफिस स्टाफ भी इंक्रीज किया हुआ है, लेकिन आपकी अर्निंग उतनी हुई नहीं, आपकी अर्निंग हुई 10 रुपए की, लॉस में आ गए आप। लेकिन कंपनी ने बोला कि नहीं, डिविडेंड तो हम लोग फिर भी देंगे। तो डिविडेंड देने और ना देने से कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती है, हर कंपनी। लेकिन एक जो अच्छी चीज होती है फंडामेंटल के अंदर, वो ये कि भाई अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो आप ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि वो कंपनी साउंड है, क्योंकि कंपनी का जो एफसीएफ होता है, फ्री कैश फ्लो, वो स्ट्रांग है। यानी कि फ्री कैश फ्लो फॉर द फॉर्म जो होता है FCFF, यानी कि फ्री कैश फ्लो फॉर द फॉर्म। तो यानी कि जो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो होता है, अगर कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो है, तो अगर नेक्स्ट ईयर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं भी हो पाती है तो भी कंपनी अपने कैश फ्लो से अपना धंधा चला सकती है, और वो कंपनी सस्टेन कर जाएगी, राइट। तो फंडामेंटल के अंदर डिविडेंड और शेयर प्राइस एनालिसिस, यही दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर पूरा फंडामेंटल टिका हुआ है। डिविडेंड कंपनी की ग्रोथ के बारे में बताता है, और शेयर एनालिसिस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में आपको बताता है, राइट। नाउ सो in this fundamental analysis module, what we actually going to cover in this fundamental analysis module? So basically, we will going to cover about what is fundamental analysis, कि fundamental क्या होता है, कैसे कंपनी के फंडामेंटल को समझा जाता है, और फंडामेंटल बोलने का मतलब क्या, कि सिर्फ कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करो, या और भी कुछ चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें समझना जरूरी होता है। तो फंडामेंटल के अंदर सिर्फ ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ग्रोथ को लाने के लिए कंपनी की सेल्स, कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी के टैक्सेस, कंपनी की इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें होती है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है, देन जा करके हम लोग कंपनी की वैल्यूएशंस पे पहुंचते हैं, राइट। सो टोटली देखा जाए, सो व्हाट इज द वैल्यूएशन, वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कि हम लोग, अब फंडामेंटल तो आपने देख लिया, लेकिन फंडामेंटल आपको बताएगा क्या कि भाई व्हाट इज द वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को ही हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है। तो अब देखा जाए तो भाई आज के टाइम पे ना, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने वैल्यूएशन का मेथड ही बदल दिया है। वो कहते हैं कि भाई कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, और जब आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो को प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो यू विल गेट अ नंबर, एंड दैट नंबर आप उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोल दो, जो कि गलत अप्रोच होता है। तो ये चीजें सही नहीं होती है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि वो क्या करते हैं कि कंपनी के पी रेशियो को कंपनी के ईपीएस से, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं अर्निंग पर शेयर से, और फिर बोलते हैं कि भाई अब जो नंबर निकल करके आया दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। ये गलत अप्रोच है। तो ठीक है, ये एक टाइम तक ठीक रह सकता है, लेकिन ये एक प्योर नंबर नहीं होता। दिस इज बेसिकली द हाइपोथेटिकल नंबर, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू इन्वेस्टिंग, की वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है? द परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की ग्रोथ में क्या क्या चीजें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की अकाउंटेबिलिटी,
कंपनी की लिक्विड रेशियो, कंपनी की ग्रोथ रेशियो, कंपनी की डेट रेशियो, कंपनी की लिवरेज रेशियो, कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो, कंपनी की एसिड रेशियो, बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि हम लोग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज किया जाता है। सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल डेटा, कि डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ से डेटा लाना है, डेटा स्टोर कहाँ कैसे करना है, और अब एक कंपनी के एनालिसिस के टाइम पे हमें कौन सा डेटा देखना है, कंसोलिडेटेड डेटा देखना है या फिर हमें स्टैंड अलोन डेटा देखना है, एंड हाउ टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। एंड इसके अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई ऑडिट रिपोर्ट वैल्यूएशन कैसे होती है, ऑडिट कैसे किया जाता है, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को आप कैसे पढ़ सकते हो। क्योंकि जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है फंडामेंटल के अंदर, अब एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मान लेते हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया, राइट, एंड यू गाइस आर सेइंग कि सर फंडामेंटल इज वेरी टफ बिकॉज आपने इतनी सारी वैल्यूएशन बता दी कि सर ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। अब नहीं सर, मेरे को तो नहीं समझता है कि फंडामेंटल क्या होता है, बिकॉज बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके अंदर हमें। तो अब कैसे समझा जाए फंडामेंटल को इजीली टर्म में, बिल्कुल इजीएस्ट टर्म में। तो उस केस में आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, पढ़ना आता है, अगर आपको थोड़ी बहुत अगर पढ़ाई कर लेते हो, तो आप सिर्फ कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट को देख करके पैसा डाल दो, आंख बंद करके, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। क्योंकि जब एक कंपनी की ऑडिट होती है तो ऑडिट में जो कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं वो अपना ओपिनियन देते हैं, और उस ओपिनियन के बेसिस पे, और वो ओपिनियन कितने समय के लिए देते हैं, तो आज अगर किसी कंपनी का ऑडिट हुआ तो जो ऑडिटर है, लेट्स सपोज कि भाई मैं पीडब्ल्यूसी हूँ, प्राइस वाटर हाउस कूपर, तो यानी कि मैं आपकी कंपनी का एक ऑडिटर हूँ, और मैंने आपकी कंपनी का ऑडिट किया, और आपकी कंपनी का नाम है कंटेंट कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी का नाम है, और मैं आपकी कंपनी का ऑडिटर हूं, तो मैं आपकी कंपनी का ऑडिट कंडक्ट करूंगा, और मैं आपकी कंपनी का जो ऑडिट है, यानी कि पिछले साल का ऑडिट तो करूंगा, लेकिन अपना जो ओपिनियन है वो अगले साल के लिए दूंगा। मींस और सिंपल टर्म में, आपने यॉट लर्निंग इंस्टीट्यूट से कोर्स ज्वाइन किया, राइट, एंड आपने कोर्सेज किए यहाँ से, अलग अलग फैकल्टी से आपने ट्रेनिंग ली। देन फिर उसके बाद आपने जो है इंस्टीट्यूट को एक फीडबैक दिया। फीडबैक आपने पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपना एक फीडबैक दिया कि भाई आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब आप जो फीडबैक दे रहे हैं वो फीडबैक करंट के लिए, आपने पास्ट में पढ़ाई की, करंट में फीडबैक दे रहे हो, लेकिन जो फीडबैक करंट में दे रहे हो फ्यूचर के लिए दे रहे हो, कि कोई आपके फीडबैक को देख करके फ्यूचर में उसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप उस फीडबैक में ये बताएंगे, राइट। तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी जो ऑडिटर होते हैं वो पिछले साल की इवैल्यूएशन करते हैं, अभी स्टेटमेंट देते हैं ओपिनियन, और वो ओपिनियन अगले साल के लिए होता है। तो जो ऑडिटर होता है वो कंपनी के आने वाले ईयर के लिए आज ही अपनी स्टेटमेंट दे देता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑडिट रिपोर्ट, राइट। बट खैर आगे चलते हैं, अब समझ लेते हैं कि फंडामेंटल है क्या। ठीक है जी, तो व्हाट इज फंडामेंटल? सो फंडामेंटल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ फैक्टर्स। कौन से फैक्टर की बात हो रही है? विच इम्पैक्ट द डिविडेंड एंड द अर्निंग ऑफ द कंपनी। अगेन वही दो चीजें आ गई ना, कि कंपनी की अर्निंग और फिर कंपनी की प्राइसिंग। ठीक है, तो यानी कि पहले तो ये देखो कि कंपनी सस्टेनेबल वे में है या नहीं है, कंपनी के पास पैसा है या नहीं है, यानी कि डिविडेंड का मतलब क्या है कि कंपनी के कैश फ्लो की बात हो रही है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट टर्म में। सो विच इम्पैक्ट द डिविडेंड एंड द अर्निंग ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की डिविडेंड कंपनी कैसा दे रही है और कंपनी की अर्निंग कैसी है। तो यही कंपनी के फंडामेंटल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। नाउ द वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब जब वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात की जाती है, सो इन्वेस्टर बिलीव दैट द ऑल सिक्योरिटी हैव इन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी कि फंडामेंटल कहता है कि हर कंपनी की अपनी एक इनहेरिटेज वैल्यू होती है, यानी कि हर चीज की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब कहने का मतलब ये है कि भाई मान लेते हैं कि आई हैव अ ऑक्सीमीटर एंड लेट्स सपोज आई हैव अ पेन, एंड इस पेन को आप बिल्कुल खत्म कर दो, लाइक बिल्कुल इसको आप जो है छोटे छोटे टुकड़े में आप इसको जो है डिवाइड कर दो, और इसको या फिर आप जला दो या फिर फेंक दो, कुछ भी कर दो, आई मीन इसको बिल्कुल छोटा छोटा कर दो आप। लेकिन उसके बाद भी, अब आज जब आप ये पेन परचेज करके लेकर के आए, या फिर लेट्स सपोज आपके पास कोई फोन है, राइट, आपने कोई फोन परचेज किया था,
अब आपने वो फोन परचेज किया था 10,000 रुपीज का, आप उस फोन को बिल्कुल तोड़ दो, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसको तोड़ दो, लेकिन टूटने के बाद भी जब आप उस फोन को बेचोगे तो भी उसकी वैल्यू 1 रुपए तो आपको मिल ही जाएगी। 1 रुपए नहीं मिलेगी, 50 पैसा तो मिल ही जाएगा, राइट। या फिर उसका कोई पार्ट आप बेच दो जो कि 1 रुपए का होगा, या कुछ तो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, 1 रुपए 20 पैसा 10 पैसा तो आपको मिलेगा ही। लेकिन कभी भी उस फोन की वैल्यू माइनस में नहीं जाएगी और जीरो नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हर चीज की अपनी एक इनहेरिटेज वैल्यू होती है, और वो इनहेरिटेज वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है और ना ही माइनस में जाती है। तो एक कंपनी जो है वो कभी भी माइनस में नहीं जा सकती। एक कंपनी का जो प्राइस है वो कभी भी माइनस में नहीं जा सकता है। अब बड़ी से बड़ी कंपनी की अगर बात करें, तो जैसे अगर हम लोग बात करें सिंटेक्स की, तो अच्छी कंपनी थी जी, एंड कहाँ 200-300 रुपए की कंपनी कहाँ 30 रुपए की हो गई, कहाँ 10 रुपए की हो गई, कहाँ 2 रुपए की हो गई, कहाँ 1 पैसे 1 रुपए की हो आसपास चली गई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि एक कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है वो एज लो एज जीरो हो, एज लो एज कम हो सकता है, लेकिन माइनस में और जीरो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए फंडामेंटल कहता है कि इन्वेस्टर ये बिलीव करते हैं, नॉट इन्वेस्टर, आई मीन इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी हो तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। भाई अगर अब लेट्स सपोज कि आपने आज किसी भी कंपनी के एनसीडी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया, एनसीडी मींस नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो किसी कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी बॉन्ड्स इशू, कंपनी जो है वो एनसीडीज इशू करती है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। तो अगर आपने किसी कंपनी के ऊपर, कंपनी के एनसीडी के ऊपर आपने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और कंपनी अगर उसके ऊपर आपको 10% का एक परतावा देती है, आई मीन इंटरेस्ट देती है, तो जो 10% का आपको इंटरेस्ट कंपनी दे रही है, कल को अगर कंपनी डिफॉल्ट होती है, ऐसा नहीं कि आपका पूरे 10 लाख रुपए चले जाएंगे, कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ का मतलब क्या कि भाई जो एनसीडी होता है उसका भी एक फेस वैल्यू होता है 1000, तो आपको 1000 रुपए तो मिल ही जाएगा, राइट। तो हर चीज की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और वो इंट्रिंसिक वैल्यू ही आपको मिल जाती है लास्ट में, राइट। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आउट टू हैव बेस्ड ऑन फैक्ट। यानी कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हर सिक्योरिटी की एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू के ऊपर हम लोग मार्केट की वैल्यूएशंस करते हैं। नाउ द कैलकुलेटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक थ्रू डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, रेसिडुअल इनकम मॉडल, डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल, राइट। तो यानी कि अब हमारे पास भाई अलग अलग मॉडल होता है जिससे आप कंपनी की वैल्यूएशंस करते हैं। अब एक वर्ड में समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या और क्या हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। सो कॉन्सेप्ट ऑफ आईवी, सो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि सर बाइंग द सिक्योरिटी, बाइंग द स्टॉक व्हेन इट्स ट्रेडिंग बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी कि एक कंपनी की हम लोग जब वैल्यूएशन करते हैं, तो अब जैसे मान लेते हैं कि भाई आप मार्केट गए। अब देखो कई बार क्या होता है कि आप जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने से पहले ना आप अपना पेपर वर्क करके जाते हैं, आप अपना काम करके जाते हैं। तो काम क्या करके जाते हैं कि भाई अब जैसे आप घर से जब निकलते हैं तो आप लिस्ट बना रहे होते हैं कि क्या क्या सामान हमें मार्केट से लेकर के आना है। तो आपके पेरेंट्स ने बोला कि भाई मार्केट जाओ और 1 केजी आलू ले लेना और 2 केजी प्याज ले लेना, काइंड ऑफ, या फिर कुछ तो भी ले लेना। आप मार्केट गए, अब उन्होंने आपको एक प्राइस बताया था, अरे प्याज 20 रुपए मिलेगा और आलू 5 रुपए मिलेगा फॉर एग्जाम्पल, या आलू 10 रुपए मिलेगा। आप मार्केट गए, आपने पूछा भाई आलू कैसे दिया, उन्होंने बोला कि भाई आलू तो 50 रुपए केजी है। आपने लाया, ये तो पागल बना रहा है, घर वालों ने बोला था 10 रुपए मिलता है तो 50 रुपए बोल रहा है, ये बहुत महंगा दे रहा है। तो आपने क्या किया, आपने सोचा, आपने अपने फादर को फोन किया, वो एक फार्मर थे, तो आपने बोला कि अच्छा एक बात बताओ भाई, आप आलू की जब प्रोडक्शन करते हो तो कितने की कॉस्टिंग आ जाती है। तो उन्होंने बोला भाई 5 रुपए की कॉस्टिंग आ जाती है और 1 रुपए का खर्चा कॉस्टिंग, मतलब 6 रुपए की कॉस्टिंग आ जाती है, 4 रुपए प्रॉफिट ऐड करके 10 रुपए में बेच देते हैं। तो आपने दुकान वाले को बोला कि भाई मेरे फादर तो कह रहे हैं, वो ही इज अ फार्मर, और वो तो कह रहे हैं कि भाई 6 रुपए की उनकी कॉस्टिंग आती है, 10 का माल मंडी में बेचते हैं। अब आप मंडी से लेकर के आओगे तो भाई 5 रुपए आपका मैं खर्चा जोड़ लेता हूँ लाने का, और 2 रुपए आपकी उसके ऊपर 5 रुपए आपकी अर्निंग ऐड कर लेता हूँ, तो मैक्सिमम 20 रुपए होना चाहिए, आप तो 50 बेच रहे हो। यानी कि अब आपने जब वैल्यूएशन की, सो आपके अकॉर्डिंग उसका जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए था वो 20 रुपए होना चाहिए था, बट वो करंटली मार्केट में कितने पे बेच रहा है, 50 रुपए पे।
तो इसका मतलब क्या है कि सर उस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल जो वैल्यू है वो होनी कितनी चाहिए थी, तो सर वो होनी चाहिए थी 20 रुपए, बट वो मार्केट में उस चीज को सर 50 रुपए बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट है वो अपने एक्चुअल वैल्यू से महंगे रेट पे ट्रेड कर रहा है। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, सो इंट्रिंसिक वैल्यू सर बेसिकली यानी क्या, मैं ये तो बताता है ये कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू, अब लेट्स सपोज कि भाई आपके अकॉर्डिंग कंपनी का उस आलू का जो इंट्रिंसिक वैल्यू था वो 20 रुपीज था, बट मंडी रेट क्या चल रहा है, 50 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो स्टॉक है, अब लेट्स सपोज कि कोई स्टॉक था, उसका स्टॉक का जो एक्चुअल जो आपने जब वैल्यूएशन की, सो अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूएशन कंपनी का शेयर का प्राइस 20 रुपए का होना चाहिए, बट मार्केट में जो है वो चीज 50 रुपए की बिक रही है, यानी कि मार्केट में उसका रेट 50 रुपए का चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सर वो जो स्टॉक है वो मार्केट के अंदर ओवर वैल्यूड है, राइट। एंड अब आपके अकॉर्डिंग भाई आलू का रेट होना चाहिए था 20 रुपए kg, बट जब आपने पूछा मंडी में कि भाई आलू का क्या रेट दिया, कैसे दिया आपने आलू, तो उसने बोला कि भैया आलू तो मैं 15 रुपए kg का दे रहा हूँ। अब कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए थी 20 रुपए की, यानी कि मंडी का जो रेट है एक्चुअल में जो उस कंपनी का जो प्राइस है वो 20 रुपीज पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मंडी की रेट जो है, शेयर प्राइस जो है वो 15 रुपए पे ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर। तो दैट मीन्स कि वो जो कंपनी है वो अपने एक्चुअल वैल्यूएशन से सस्ते रेट पे ट्रेड हो रही है, यानी कि जो कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है वो 15 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सर ये कंपनी अपने एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते रेट पे ट्रेड कर रहा है। तो जब हम लोग एक कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं तो वैल्यूएशन के टाइम पे कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इंट्रिंसिक वैल्यू ही आपको ये बताता है कि कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है या फिर वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि वो ओवरबॉट है या फिर वो ओवरसोल्ड है, राइट। सो बाइंग द स्टॉक व्हेन इट्स ट्रेडिंग बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, तो यानी कि भाई अगर एक स्टॉक का प्राइस अगर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर नीचे रेट पे ट्रेड कर रहा है तो दैट मीन्स कि सर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट व्हेन सेलिंग द स्टॉक व्हेन इट्स ट्रेडिंग अबव इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, और अगर लेट्स सपोज कि अगर स्टॉक का प्राइस अगर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है वो बहुत महंगी हो चुकी है। अब आपने क्या किया, आप मार्केट गए और आपने पूछा कि भैया आलू कैसे दिया, आपके अकॉर्डिंग 20 रुपए का होना चाहिए था, उसने 50 का रेट बोला, आपने क्या किया, उसकी दुकान छोड़ के किसी दूसरे की दुकान पे चले गए। अब ऐसे बहुत सारे लोग आए जो कि उसकी दुकान से छोड़ कर किसी और की दुकान पे चले गए। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि उसका प्रोडक्ट बिका नहीं, और प्रोडक्ट ना बिकने की वजह से उसने क्या किया कि प्रोडक्ट के प्राइस को डिक्रीज करके 20 रुपए का कर दिया। तो यानी कि जब एक कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा महंगी हो जाती है तो उस केस में शेयर का जो प्राइस है वो अगेन अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू फिक्स्ड होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कंपनी के अंदर, यानी कि जब एक कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है तो जो कंपनी की वैल्यूएशन होती है गाइस वो लीनियर होती है। लीनियर का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो ग्रोथ होता है वो भी लीनियर होता है। तो यानी कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। तो यानी कि अगर एक कंपनी की अगर ग्रोथ स्ट्रांग है, कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं, तो कंपनी अगर ग्रोइंग है, कंपनी का एनपीएम मार्जिन अगर इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी ग्रो होगी। लेकिन अगर कंपनी के अगर प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, कंपनी की अगर ग्रोथ अगर डिक्रीज हो रही है तो कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसीलिए कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है, कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो लीनियर होती है, यानी कि वो एक से मैनर में बढ़ती चली जाती है, राइट ना। तो अब मार्केट के अंदर ठीक है, हमने ये चीजें देख तो ली कि भाई सर हमें वैल्यूएशन की जाती है, लेकिन वैल्यूएशन के बाद हमें ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन ड्राइव द स्टॉक प्राइस। सो बेसिकली देयर आर टू फैक्टर। तो हमने इन दो फैक्टर को गाइस 12th क्लास में ही पढ़ लिया था, यानी कि हमने ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो यानी कि दो चीजें होती है प्रैक्टिकली ब्रॉडली ब्रॉडर वे में। फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो माइक्रो होता है, माइक्रो यानी कि छोटे लेवल की बात कर रहा है, मैक्रो यानी कि पूरे कंट्री की बात कर रहा है, राइट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन एंड इंडिविजुअल डिमांड, कि आपकी डिमांड कितनी है, स्पेसिफिकली आप कितना खा रहे हो, कितना कंज्यूम कर रहे हो। बट जब मैं मैक्रो की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं कि आपकी फैमिली कितना खा रही है, राइट। तो यानी कि
एक ये पूरी कंट्री कितना कंज्यूम कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, राइट। लेकिन कंपनी के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि हमें समझने पड़ते हैं अगर किसी भी कंपनी के ऊपर अगर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो, क्योंकि एक कंपनी के शेयर के प्राइस को फंडामेंटल तो ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से भी शेयर के प्राइस ड्राइव होते हैं। सो कंपनी स्पेसिफिक इंडिकेटर, नाउ व्हाट इज कंपनी स्पेसिफिक इंडिकेटर्स, यानी कि कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो कैसी है, कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो कैसी है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसी है, कंपनी की अर्निंग रेशियो कैसी है, कंपनी के डेट रेशियोज कैसे हैं, एसिड रेशियोज कंपनी के कैसे हैं। तो ये कंपनी स्पेसिफिक इंडिकेटर्स होते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडस्ट्री एक कंपनी को क्या पीई प्रोवाइड कर रही है, यानी कि एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग उस कंपनी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि भाई एक इंडस्ट्री के अंदर 4 कंपनी आती है और वो चारों कंपनी सेम मॉडल पे काम करती है। कहने का मतलब ये है कि भाई मान लो कि एक इंडस्ट्री है एफएमसीजी, यानी कि एफएमसीजी का मतलब क्या होता है गाइस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट। तो एफएमसीजी के अंदर गाइस 4 कंपनी है, फॉर एग्जांपल जुबिलेंट फूड, जुबल फूड, नेस्ले, ब्रिटानिया और मारिको, 4 कंपनी है, राइट। अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती है सभी कंपनी। तो अब देखा जाए तो भाई इस साल मान लेते तीनों कंपनी ने सेल्स की, कितने की सेल्स की, तो भाई इस कंपनी ने भी, चलो इसको यहां समझ लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि भाई हमारे पास 3 कंपनी है जी, नेस्ले, ब्रिटानिया, मारिको, जुबिलेंट फूड। और इस क्वार्टर में इन तीनों कंपनी ने सेल्स की, चारों कंपनी ने सेल्स की। तो इसने भी 100 करोड़ की सेल की, इसने भी 100 करोड़ की सेल की, इसने भी 100 करोड़ की और इसने भी 100 करोड़ की। अब जो इंडस्ट्री होती है वो सबसे पहले कंपनी को रैंक कर देती है, वो सबसे पहले कंपनी की रैंक कर देती है। रैंक का मतलब ये होता है कि याद है जब आप 12th क्लास के अंदर थे तो आपका एक फ्रेंड सर्कल था, 4 दोस्तों का, 5 दोस्तों का, और आप पांचों दोस्तों को ये लगता था कि यार मैं पढ़ने में तेज हूं, ये नालायक है। आपको लगता था नहीं मैं पढ़ने में तेज हूं, ये नालायक है, ये पंटर है, ये नहीं है। लेकिन आप सभी वहम में थे क्योंकि आपके जो टीचर थे उनको ये पता था कि इन पांचों में से कौन सबसे समझदार है। लेकिन आप लोग आपस में एक दूसरे को बेवकूफ समझते थे, राइट। तो जो आपके फैकल्टी थे वो पहले ही उनको पता था कि यार ये बच्चा तेज है और यही बच्चा फर्स्ट आएगा, और हुआ भी वही। तो जो इंडस्ट्री होती है वो एक टीचर की तरह काम करती है, उसको सबसे पहले ऊपर से दिखाई दे जाता है अरे कौन बच्चा तेज है कौन बच्चा नहीं है। क्योंकि आप एक अच्छे आदमी अच्छा आंसर देने से नहीं बनते हो, आप एक अच्छे आदमी अच्छा क्वेश्चन पूछने से बनते हो। आपने अच्छा आंसर दिया ये मैटर नहीं करता है, आप कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो ये इंपॉर्टेंट होता है। एक कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, कंपनी अच्छी हो सकती है, लेकिन एक कंपनी हर साल सेम प्रॉफिट मेंटेन कर रही है, ये कंपनी ज्यादा अच्छी है, राइट। एक कंपनी हर साल, आज इस क्वार्टर में आई मीन इस साल कंपनी ने 10% बनाया, अगले क्वार्टर में कंपनी ने 50%। एक कंपनी पिछले साल 30, इस साल 35, अगले साल 40, फिर 40 मेंटेन कर रही है, एवरेज मेंटेन कर रही है पिछले 5 साल का। ये आप पढ़ोगे, सेल्स एनालिसिस हमारा एक बड़ा अच्छा टॉपिक बनने वाला है, उसके अंदर आप पढ़ोगे कि सेल्स कैसे वैल्यूएशन की जाती है, कैसे फैक्टर्स को समझा जाता है। क्योंकि सेल्स एनालिसिस के अंदर हम लोग एवरेज सेल्स देखते हैं ना कि एक्चुअल सेल देखते हैं। मैं एक बात बताओ, इस साल आपकी कंपनी ने 100 करोड़ की सेल की, तो जिसमें से कि भाई इस साल आपने 100 करोड़ की सेल की, अगले साल आप 50 करोड़ की सेल करो, फिर आपने 30 करोड़ की सेल की, फिर आपने 40 करोड़ की सेल की, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हर साल कंपनी क्या अपने पिछले 5 साल के एवरेज सेल को मेंटेन कर पा रही है नहीं कर पा रही है। भाई पिछले 5 साल का आपका एवरेज साल यानी कि 2012, 13, 14, 15, 16, 5 साल के सेल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दिया, हमारे पास एक एवरेज सेल आ गया 23%। तो क्या कंपनी हर साल 23% की सेल कर पा रही है? कर पा रही है, अच्छा है।
नहीं कर पा रही है तब बुरा है। लेकिन कंपनी अब एवरेज सेल कंपनी की 23% आई और पिछले साल कंपनी ने 35% की सेल की थी, बट इस साल कंपनी ने 30% की सेल की। कंपनी बुरी नहीं है, एवरेज सेल से ज्यादा सेल की है कंपनी ने। तो जब आपने कई बार देखा होगा कंपनी के जब रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो लिखा हुआ आता है कि भाई कंपनी सेल्स डिक्रीज बाय दिस मच पॉइंट, राइट, पढ़ा होगा आपने। लेकिन उसके बाद आपको दिखाई देता अरे यार ये कंपनी का शेयर का प्राइस तो 5% ऊपर है, ये कैसे, ये तो यार ये तो मैनिपुलेशन है मार्केट के अंदर। यार कंपनी लॉस में है, कंपनी के प्राइस पता नहीं कहाँ रॉकेट हो रखे हैं, तो ये ऐसा कैसे हो गया, ये तो गलत है। लेकिन एक्चुअली में सेल्स एक फैक्टर होता है उसके अंदर, क्योंकि जो कंपनी की जो सेल्स है वो एवरेज के नीचे नहीं जानी चाहिए, राइट। तो चलो कुछ और समझ रहे हैं हम लोग अभी। कहने का मतलब क्या है, अब मान लेते हैं कि भाई हर कंपनी ने 100 रुपए की सेल्स की, 100 करोड़ की। एंड जब एक कंपनी सेल्स करती है गाइस, तो क्या ये कंपनी का एक्चुअल सेल्स है? नहीं भाई, इसमें से कंपनी के खर्चे होंगे, ऑपरेशनल जिसको एक्सपेंसेस बोला जाता है, जिसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है, जिसको वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है, जिसको फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है। बट हम लोग इन सब चीज को हटा देते हैं, तो कंपनी ने ब्रॉडली 100 रुपए की सेल की। लेकिन एक बात बताओ, याद है जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आपने पहला जब अपना प्रोडक्ट आपने बेचा था, तो आपने पता है क्या रियलाइज किया कि आपने जो प्रोडक्ट बेचा, यार आपने पहला प्रोडक्ट बेचा और वो भी उधार में बेच दिया। मजा नहीं आया। यानी कि एक कंपनी प्रॉफिटेबल तब होती है जब वो कंपनी क्रेडिट पे माल ना बेच करके कैश में माल बेच दे, और उसी को अच्छा सेल्स पर्सन बोला जाता है। तो इन कंपनी ने देखो कैसा सेल्स किया, तो इस 100 करोड़ के सेल्स में से इन कंपनी ने क्या किया कि भाई इन कंपनी ने कुछ माल उधारी पे बेच दिया, जिसको क्रेडिट सेल बोला जाता है, और कुछ चीज कंपनी ने कैश में बेच दिया। ठीक है जी। अब होता क्या है कि क्रेडिट में जब कंपनी ने जो माल बेचा है, तो कुछ माल कंपनी ने क्रेडिट में बेच दिया, कुछ माल कंपनी ने कैश में बेच दिया। अब नेस्ले ने देखो क्या किया, नेस्ले ने भाई 70 रुपए का माल क्रेडिट में बेचा, सॉरी चलो 50 रुपए का माल क्रेडिट में बेचा और 50 रुपए का माल कैश में बेचा। ब्रिटानिया ने, अब चलो अब इसको बाद में समझेंगे। अब देखा जाए तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई एक बात बताओ कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है आपको, आप बोलोगे अरे सर मेरे को तो मतलब ब्रिटानिया तो एक नंबर कंपनी है सर, नेस्ले तो उससे भी अच्छी कंपनी है सर, सबसे अच्छी तो हमें नेस्ले ही लग रही है। दूसरे से मैंने पूछा, दोस्तों सर ब्रिटानिया ना मतलब क्या ए ग्रेड कंपनी है, हमारी को बेकार है सर, ये ना मतलब अच्छी कंपनी नहीं है, ये पैराशूट बना के क्या बना लेगी सर, पैराशूट ही तो बनाती है, बिस्किट बनाती है भाई, छोटी छोटी चीजें बनाती है, क्या ही करेगी सर ये कंपनी। किसी ने बोला सर जुबिलेंट फूड सर ए ग्रेड कंपनी है, सबने बोला अपनी अपनी वैल्यूएशन दे दी। लेकिन जब कंपनी ने सेल की तो उसके बाद मैंने बोला कि अब देखो कौन सी कंपनी अच्छी और कौन सी बुरी है। नेस्ले ने 50 करोड़ का माल कैश क्रेडिट में बेच दिया, उधार में बेच दिया, और ये पैसा इसको 3 महीने के बाद मिलेगा। उधारी में माल बेच दिया, 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा। इसने 50 रुपए कैश में बेच दिया। ब्रिटानिया ने 60 रुपए का माल क्रेडिट में बेच दिया, और 60 करोड़ का माल क्रेडिट पे बेच दिया, और 40 करोड़ का माल कैश में बेच दिया। मारिको ने 20 रुपए का माल उधारी में बेचा और 80 रुपए का माल कैश में बेच दिया, और इसने 40 रुपए का माल उधारी में बेचा और 60 रुपए का माल कैश में बेच दिया। अब बताओ कि कौन सी कंपनी अच्छी है। तो अब देखा जाए तो सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है? मारिको। क्योंकि ये कंपनी अब दोबारा 100 रुपए की सेल्स कर नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पास कैश में कितना माल पड़ा हुआ है, कैश में कितने रुपए कैश में पड़े हुए हैं? 50 रुपए। और ये कंपनी का जो 50 रुपए है, एक तरीके से कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल हो गया, जो कि कंपनी को पैसा रिसीव करना है। ठीक है। तो अब कंपनी ये पैसा 6 महीने के बाद मिलेगा। अब लो, अब कर लो, अब कंपनी तो दोबारा 100 रुपए का सेल तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि 50 रुपए है तो 100 रुपए का सेल कैसे करेगी कंपनी। लेकिन ये कंपनी दोबारा से 100 रुपए की सेल्स कर सकती है। ये कंपनी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, लेकिन ये कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक कंपनी की जो मेजर्स होते हैं वो कंपनी के प्राइस को देख करके और कंपनी को देख करके नहीं किया जाता है, कंपनी की फैक्टर्स को देख करके किया जाता है, राइट। नाउ
ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर, तो हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जीडीपी क्या होते हैं, जीडीपी नंबर्स कैसे रीड किए जाते हैं, आईआईपी डेटा क्या होता है, सीपीआई डेटा क्या होता है, डब्ल्यूपीआई डेटा क्या होता है। अब ये तो डेटास हो गए, लेकिन इसके बाद का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। भाई अब ये डेटा तो आपने देख लिया, लेकिन इन डेटा को कंसिडर कैसे करना है। अब डेटा के बाद आता है भाई पॉलिसीज कौन कौन सी होती हैं और उन पॉलिसी का कैसा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर रहता है। न्यूज, रूमर्स, फैक्ट, मार्केट साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजें होती हैं। और आजकल तो आई मीन टुलिपेनिया तो अलग ही मार्केट के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, राइट। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट होता है जी। और आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी ये इंपॉर्टेंट भी होता है और ये आपको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको आर्बिट्राज थ्योरी नहीं समझ में आएगी, आर्बिट्राज हमने डेरिवेटिव में पढ़ा होगा आप लोगों ने, डेरिवेटिव के अंदर आपने पढ़ा होगा आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी बेसिकली एक रिस्क लेस प्रॉफिट के बारे में बताता है कि मार्केट से आप एक रिस्क लेस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो, ये भी पढ़ेंगे आप। लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, राइट। तो यानी कि लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या है कि सर मार्केट के अंदर आप कोई भी स्टॉक के ऊपर, अब लेट्स सपोज कि फंडामेंटली अगर आप किसी भी स्टॉक को कंसीडर करते हैं तो उसके स्टॉक की जो लिक्विडिटी है सर कौन कौन से फैक्टर से आ रही है, राइट। एंड द रीजनल एंड द इंटरनेशनल डायनामिक्स कि कंपनी की, ऐसा तो नहीं कि भाई अभी इस कंपनी का नाम है लेट्स सपोज कि ईआई इंडस्ट्री, या फिर लेट्स सपोज कि इस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। अब इनके तो प्रोडक्ट, इनका जो इनके जो पार्ट्स होते हैं तो बाहर से असेंबल करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। अब लो, अब बाहर लग गया लॉकडाउन, अब लो कर लो जो कंपनी को करना है, प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकती कंपनी, राइट। नाउ व्हाई शेयर प्राइस चेंज। अब जो कंपनी के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो जो चीजें होती हैं, विच इज दी व्हाई द शेयर प्राइस चेंज। एक शेयर का जो प्राइस है वो किस क्यों मार्केट के अंदर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है और चेंज क्यों होता है। सो अब इसके लिए तो सर हमें बहुत सारे चीजों को हमें समझना जरूरी होता है, राइट। सो मार्केट मूव्स बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल। तो एक नॉर्मली हमने डिस्कस किया था कि एक स्टॉक का जो प्राइस होता है वो गाइज दो ही फैक्टर की वजह से ड्राइव होता है। या तो एक कंपनी सर प्रॉफिटेबल होगी, यानी कि जब एक कंपनी की प्राइस, एक कंपनी की जब बात की जाती है तो सर एक कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस होता है, यानी कि या तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से ड्राइव हो रहा है, यानी कि जिसको इकोनॉमिक फैक्टर बोला जाता है, या तो वो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से ड्राइव हो रहा है। When the demand goes up, the share price goes up। तो अगर एक कंपनी की सेल्स अच्छी हो रही है, एक कंपनी का अगर लेट्स सपोज कि अगर कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, सो ऑब्वियसली गाइस कंपनी का शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा। एंड व्हेन द शेयर प्राइस गोज डाउन, bears believe that the price will go down। एंड अगर एक कंपनी का अगर लेट्स सपोज की कंपनी की सेल्स डिक्रीज हो रही है, कंपनी की अगर सेल्स अच्छी नहीं है, या फिर मार्केट में प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो भी मार्केट के लिए बेकार है, राइट। Now the strength scale of the bulls and the bear decide the price direction of a stock। तो देखा जाए तो फंडामेंटल तो एक तरीका आपको देता है, लेकिन एक्चुअली मार्केट के अंदर एक कंपनी का जो प्राइस है वो उसके प्रोडक्ट की वजह से ऊपर नीचे होता है कि एक कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसके प्रोडक्ट में कितनी क्वालिटी, प्रोडक्ट में कितना दम है, राइट। क्या कंपनी प्रोडक्ट मेंटेन कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, अब एक कंपनी है पेप्सिको। अब याद है आप में से बहुत सारे लोग अपने एक खाली टाइम में चिप्स वगैरह बड़ा खाते हैं हम लोग, राइट। चिप्स हो गया, कुछ भी चिप्स तो एक नॉर्मल पकड़ लेते हैं। अब एक बात बताओ, क्या अभी से जब आप 2 साल पहले जब आप चिप्स परचेस करने के लिए गए थे तो क्या आपको वो जो चिप्स है क्या वो आपको 12 रुपए का मिला था, या 13 रुपए का मिला था, या 15 का मिला था? नहीं। आज से 2 साल पहले भी वो चिप्स आपको 10 रुपए का मिला था, और आज भी वो चिप्स आपको 10 रुपए का ही मिल रहा है। तो पेप्सिको ऐसा क्या कर रही है कि भाई लेस के प्राइस 10 रुपए से ना कम हो रहे हैं ना ज्यादा हो रहे हैं, और क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। पहले क्वांटिटी कम थी, अब क्वांटिटी ज्यादा हो गई। ये क्या तरीका है यार। महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन डेटा महंगे आ रहे हैं, डब्ल्यूपीआई डेटा इंक्रीज हो रहे हैं, आईआईपी डेटा डिक्रीज हो रहा है, सीपीआई डेटा इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद भी कंपनी ने प्रोडक्ट का प्राइस मेंटेन किया हुआ है। कैसे, ये कैसे होता है? ये जो पेप्सिको है, अब ये क्या करती है, अब देखो। अब जैसे पेप्सिको है, पेप्सिको ने क्या किया भाई, पेप्सिको वाले ने, इनको आलू चाहिए भाई, लेस बनाएंगे, आई मीन लेस चिप्स बनाते हैं लोग, तो उसके लिए इनको आलू चाहिए होगा। अब आलू के लिए ये लोग क्या करते हैं कि भाई आज ही ये फार्मर के पास गए, और फार्मर के पास जाकर के फार्मर को ये लोग बोलते हैं कि देखो जी मेरी बात सुनो, भाई देखो क्या रेट दिया आलू का। तो फार्मर ने बोला कि हमारी देखो जी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है, भाई हमारे को बीज हम लोग परचेज करते हैं, फिर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, मेहनत करते हैं,
तो 5 रुपए की हमारी कॉस्टिंग आ जाती है, 6 रुपए हमारा 2 रुपए का मार्जिन ऐड करके हम लोग आलू निकाल देते हैं, तो 7 रुपए हमारा मैक्सिमम कॉस्टिंग आती है। और मंडी तक लेकर के आने के लिए उसी आलू के पैकेट को, आलू को मंडी तक लेकर के आने के लिए, ये पर केजी का कॉस्ट बता रहा हूँ, मंडी तक लाने के लिए उसी आलू को भाई हमारा 3 रुपए हमारा खर्चा लग जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर में लेकर के या बस गाड़ी में लेकर के हम लोग मंडी तक आते हैं, चाहे वो आजादपुर मंडी हो, फरीदाबाद मंडी हो, खानसा मंडी हो, कीर्तिनगर मंडी हो, कोई भी मंडी हो, राइट। तो मंडी तक लाने में हमारा 3 रुपए का पेट्रोल का खर्चा हमारा उसमें लग जाता है, तो 10 रुपए हम लोग मंडी में रेट आलू बेच देते हैं। तो पेप्सिको ने बोला कि 7 रुपए की आपकी जब कॉस्टिंग है ही, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रोक्योरमेंट सेंटर है, हम आलू को प्रोक्योर करेंगे, हम आपके पास आएंगे, आलू आप हमें दो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके पास आएंगे, आलू हमें दो, हम आलू को लेकर के जाएंगे और बाकी सारा काम हमारा, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट ये कि इस साल मैं आपसे 7 रुपए आलू लूंगी, अगले साल इन्फ्लेशन जितना इंक्रीज होगा, जितना इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, अगर एवरेज इन्फ्लेशन से अगर ज्यादा होगा तो मैं आपका आलू का रेट बढ़ा करके लूंगी, लेकिन इन एवरेज इन्फ्लेशन से रेट कम है तो मैं आपको वही रेट दूंगी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अभी इस केस में क्या हुआ, देखो अगले साल एवरेज इन्फ्लेशन कम हो गई, क्योंकि कंपनीज को पता होता है कि आरबीआई की अनाउंसमेंट में क्या निकलने वाला है। तो अब मान लेते हैं एवरेज इन्फ्लेशन रेट कम था, तो भाई 7 रुपए पे अगले साल भी उठाया, फिर 7 और ये पर केजी का कॉस्ट है, 2 आलू में पूरा पैकेट बन जाता है, 1 आलू में काइंड ऑफ, ठीक है। तो अब इस तरीके से वो जो कंपनी है वो अपने प्राइस को मेंटेन करके चलती है, तो ऐसी कंपनी सस्टेनेबल होती है, ऐसी कंपनी ग्रोइंग कंपनी होती है। जिलेट फार्मास्यूटिकल, ये जिलेट, अब जैसे जिलेट का एग्जांपल, जिलेट क्या बेस्ट कंपनी है इंडिया के अंदर, इससे बेस्ट कंपनी तो आई मीन बहुत सारी है, लेकिन वैसे तो जिलेट बाहर की कंपनी है, लेकिन देखा जाए तो मॉडल देखो कितना अच्छा यूज कर रही है कंपनी, राइट। इनको पता था कि जब जिलेट जब इंडिया में आई, तो जिलेट ने क्या किया था भाई, जिलेट को पता था कि अब बाहर तो भाई वो लोग तो मतलब वो शेविंग, उनका शेविंग क्रीम लगाया और वो उनके पास मशीन होती है, ऐसे से किया और खत्म, 2 मिनट में हो गया। लेकिन जब जिलेट वाले इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो अलग ही लोग हैं, ये तो कटोरी में पानी रख करके और ये पता नहीं कौन सा ये लोहा लेकर के आते हैं, लोहे में ब्लेड लगाया और उसी से कर लिया काम। तो उन्होंने देखा कि यार हमारा ऐसे तो जिलेट बिकेगा ही नहीं, क्योंकि भाई जिलेट, अब ये लोगों की तो आदत ही नहीं है ऐसे स्मूथ तरीके से, इनकी ब्रीड ही इतनी आई मीन हार्ड होती है कि हमारे तो ब्लेड से होगा ही नहीं। उन्होंने पैटर्न ही बदल दिया, पैटर्न बदला, कंपनी बदल गई, आज कंपनी नाम है, बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है जिलेट, राइट। Now, the company specific indicator guys, so in company specific indicators, so broadly हमें क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए जब when as a beginner, as a investor, जब आप किसी भी कंपनी के ऊपर पैसा निवेश करते हो, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, कि कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे हैं। अगर एक कंपनी प्रॉफिटेबल है तो इसका मतलब क्या है जी, अगर एक कंपनी प्रॉफिटेबल है तो इसका मतलब ये है कि सर कंपनी के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है। लेकिन प्रॉफिट होने के लिए और भी तो कई चीजें हैं जो कि मेंटेन होनी चाहिए कंपनी के अंदर। तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैसे हैं, अब प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर तो बहुत टाइप के रेशियोज होते हैं, आप कंपनी के बहुत टाइप के रेशियोज को आप चेक करते हो। देन द लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब जो ऑडिटर होते हैं, जो एक कंपनी के जो सीए होते हैं, जब वो कंपनी की ऑडिट करते हैं, तो याद है कि जब सत्यम स्कैम हुआ था तो आप में से बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे सत्यम स्कैम से, उस टाइम पे नहीं फैमिलियर होगा तो बाद में आपने सुन लिया होगा कि सत्यम स्कैम हुआ था। सो कोई बता सकता है क्यों हुआ था सत्यम स्कैम? हेलो एवरीवन। सर इंटरनल ऑडिट में उन्होंने हेरफेर किया था। हाँ राइट। तो जो सत्यम स्कैम की जो न्यूज आई, सत्यम स्कैम जो हुआ था, तो सत्यम स्कैम के अंदर क्या हुआ था कि जो वी रामालिंगा राजू थे, जो सत्यम ग्रुप के जो डायरेक्टर थे, तो वो बहुत ही एग्रेसिव पर्सन थे एंड वो बिलीव करते थे कि भाई मेरे को रियल एस्टेट में पैसा डालना है, तो जो भी कंप्यूटर से जो भी उनकी अर्निंग होती थी, उस अर्निंग के पैसे को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इतने ह्यूज अमाउंट में वो रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन श्रीधरन उन कंपनी के अंदर एक वर्किंग प्रोफेशनल थे जिनको ये चीज पता थी। तो जो श्रीधरन थे उनको ये पता था कि भाई जो वी रामालिंगा राजू है वो
प्रॉपर्टी पे बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और श्रीधरन ने बताया था कि वी रामालिंगा राजू को ये पहले से ही पता था कि यहाँ पे मेट्रो बिछने वाली है, और इसीलिए वो मेट्रो के आसपास की जमीनें खरीदने लग गया। और आसपास की जमीनें खरीदने के चक्कर में उसने इतना पैसा मार्केट से उठा के डाल दिया उसके अंदर, यानी कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता उस प्रॉफिट का सारा पैसा वो रियल एस्टेट में लगा देता। लेकिन जब हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ तो उस टाइम पे रियल एस्टेट के रेट बहुत नीचे गिर गए, और इस मैनिपुलेशन को करने के लिए रियल एस्टेट को खरीदने के लिए, लैंड्स परचेज करने के लिए उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, सत्यम ग्रुप ने क्या किया कि सत्यम ग्रुप ने अपने ऑडिटर को अपने साइड कर लिया, और ऑडिटर के साथ मिलकर के कंपनी को प्रॉफिट होता 60 करोड़ का, तो वो दिखा देते कि भाई कंपनी को प्रॉफिट हुआ 600 करोड़ का। और वो इसलिए ज्यादा प्रॉफिट दिखाते ताकि लोगों का ट्रस्ट कंपनी में बना रहे और लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। तो उन्होंने ये दिखा दिया कि कंपनी का प्रॉफिट 60 करोड़ का था, उन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया 600 करोड़ का, और 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाने की वजह से लोगों ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, और जो भी पैसा कंपनी के पास आया उन्होंने सारा पैसा रियल एस्टेट में डाल दिया। इससे क्या हुआ, अब जब बबल बस्ट हुआ तो उसके बाद फाइनली 2008 में कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, और कंपनी ने बोला कि भाई हमने अपनी कंपनी को मैनिपुलेट किया था और हमारी कंपनी को लॉस हो गया। अब देखो, आप अब इंडिया के अंदर कहीं से सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप एक 500 करोड़ या 5000 करोड़ का आप एक स्कैम करो और 5 साल के लिए जेल चले जाओ। क्या हुआ, 500 करोड़ रुपए तो आ गए। तो जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है, यानी कि जब एक कंपनी की ऑडिट की जाती है, तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आप एक बात बताओ, अब जैसे सर लेट्स सपोज कि हमने कंपनी के सारे फंडामेंटल्स पढ़ लिए, बट अभी अभी आपने बताया कि एक कंपनी के शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, राइट, और कंपनी को ऑडिटर कर सकते हैं ऐसा। तो फिर फंडामेंटल पढ़ने का फायदा क्या है, क्योंकि अगर कंपनी के वैल्यू, कंपनी का जो फंडामेंटल है, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, अगर ये ऑलरेडी अगर मैनिपुलेटेड है, तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय मनी ऑन any company? Why should I invest my money on any, strong company which has a strong fundamentals? तो ये तो गलत अप्रोच है आई थिंक। तो मैंने बोला नहीं, ये गलत अप्रोच नहीं है। तो ICAI यानी कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि नहीं, ऑडिटर ऐसा करेंगे, ये चीज उनको पहले से ही पता थी। तो उन्होंने क्या किया कि ऑडिटर्स के ऊपर कुछ एनेक्सर लगा दिए, और एनेक्सर का मतलब ये होता है कि जब एक कंपनी की ऑडिट होती है तो जो मेन बोर्ड होता है वो जो भी कंपनी के ऑडिट कर रहा है उस ऑडिटर से कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ऑडिटर से, यानी कि उस कंपनी के ऑडिटर के ऊपर कारो लगाया जाता है, और कारो के अंदर ऑडिटर से कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब आई थिंक 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 25 क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन होते हैं। वो कहीं से भी जो मेन ऑडिटर होता है, यानी कि आप चाहे वो PwC हो, कोई भी हो, वो रैंडम कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑडिटर से कि भाई कंपनी के बैलेंस शीट में सर जो ये प्रॉफिट है वो कहाँ से आया। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर से पूछता है? हाँ, तो ये कुछ भी हो ओके। सकता है, यानी कि भाई अब ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ये कहाँ से आया। कंपनी ने ये जो बैलेंस शीट बनाया हुआ है, तो एक कंपनी की जो लायबिलिटी में जो कंपनी ने जो लायबिलिटी दिखा रखा है, इसका रिसीट दिखाओ कहाँ है कंपनी का, या कंपनी ने ये जो बिल्डिंग परचेज की है 100 करोड़ की, दिखाओ इसकी कंपनी ने कोई डीड बनाई है, या कोई कंपनी का एग्रीमेंट है, या कोई वाउचर है, या फिर कोई वेरिफिकेशन है, दिखाओ सब कहाँ है। तो ऑडिटर से क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए अब इंडिया के अंदर ऑडिटर्स ने मैनिपुलेशन करना ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है, मतलब ये मानो कि नहीं ही होता है। तो जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है, जब एक कंपनी की ऑडिट की जाती है, तो ऑडिट में कंपनी के सॉल्वेंसी रेशियो को ही चेक किया जाता है कि कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं है। कल को अगर कंपनी डिफॉल्ट होती है तो क्या ये कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा दे सकती है या नहीं दे सकती है, क्या ये कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो वो सॉल्वेंसी रेशियो आपको बताता है। द एफिशिएंसी, द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ऑडिट के अंदर IC बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के अंदर कंपनी को देखा जाता है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट को देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि यार ये जो कंपनी है वो सारे काम खुद ही करते जा रही है,
भाई अब जैसे मान लो कि यू केम टू माई इंस्टीट्यूट एंड आपने मॉर्निंग में आया, तो आपने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सुबह आया ऑफिस इंस्टीट्यूट पे, मैंने खुद ही इंस्टीट्यूट को ओपन किया, लाइट जलाया, फिर बच्चे आने शुरू हो गए। मैंने बच्चों को बोला आप बाहर रुको, मेरे को झाड़ू लगाना है। मैंने झाड़ू लगाया। फिर मैंने बच्चों को बोला आप बैठो, मैं थोड़ा बाहर के रूम साफ कर लूँ। फिर मैंने सारे रूम साफ किए। फिर मैंने क्लीनिंग की। फिर मैंने बोला पानी किसको पीना है, फिर मैंने आपको पानी ला के दिया। फिर मैंने टीवी ऑन किया, एलईडी ऑन की, एसी ऑन किया। फिर उसके 1 घंटे के बाद मैं क्लास में आया। आपने बोला अरे बड़ा बेकार मैनेजमेंट है यार सर, तो 2 घंटे, एक 1.5 घंटे की क्लास होती है, इसमें से 1 घंटा ये खुद का काम करते हैं। आप बोलोगे नहीं यार बड़ा बेकार मैनेजमेंट है। वहीं आप दूसरे इंस्टीट्यूट पे चले गए, वहां पे क्या हुआ कि फैकल्टी अलग है, सफाई क्लीन वाला अलग है, लाइट ऑन करने वाला अलग है, काउंसलर अलग है, सब कुछ अलग अलग बटा हुआ है, सब अलग अलग डोमेन है, सब अलग अलग मीन जो है उस कंपनी के अंदर अलग अलग, सबका अलग अलग सेपरेट काम है। अब आप बोलोगे अरे ये बड़ा अच्छा है, मतलब यहाँ पे आओ, फैकल्टी बैठी है, क्लास में आओ, क्लास लो, जाओ, दैट्स इट। अब आप बोलोगे यार मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है। सो एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है कंपनी की। कैश फ्लो जिसके ऊपर फंडामेंटल बेस्ड है, आई मीन कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, द एप्रोप्रिएशंस। अब आप में से जिन्होंने 12th क्लास अच्छे से पढ़ी है, तो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, राइट। सो टाइमली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एफिशिएंटली द यूज ऑफ द प्रॉफिट्स। तो हमने पढ़ा था ना 12th क्लास के अंदर, इसने कॉमर्स लिया, उसने पढ़ा होगा कि प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी होता है एक, राइट। वो चीजें अब आप पढ़ोगे, यहाँ पे समझोगे द फ्यूचर आउटलुक एंड द फ्यूचर फोरकास्टिंग प्लान ऑफ द कंपनी। तो यानी कि ये कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर होते हैं जो कि मार्केट के अंदर हमें समझ में आने चाहिए, राइट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी के अंदर, कि फाइनेंशियल अब स्टेटमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम लोग अब बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं, राइट। एंड मीन जिसको बैलेंस शीट को अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, राइट। तो इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड द नोट्स टू अकाउंट, जिसको आप फुट नोट के नाम से जानते हो। चले बचपन में, आई मीन 12th क्लास में हम लोग जब थे, और नॉट इन 12th क्लास, आई मीन अगर आप में से किसी ने बीकॉम किया है, तो बीकॉम में भी आपने चीजें पढ़ी होंगी कि जब हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर, या फिर जब आप, या कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम लोग कंपनी की प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं या फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो जो कुछ ऐसी एंट्री होती है उसको हम लोग बैलेंस शीट के नीचे लिख देते हैं या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नीचे लिख देते हैं, उसी को तो फुट नोट बोला जाता है, राइट। तो एंड ऑडिटर्स नोट जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। एंड द सोर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा, तो कहाँ कहाँ से हम लोग डेटा उठाएंगे, तो अब ये कुछ वेबसाइट है, इनके अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट हम लोग गो थ्रू करेंगे, राइट। सो ये सभी वेबसाइट्स है जो कि हम लोग देखेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल गाइस, राइट। अब इनको हम लोग डिक्रिप्ट कैसे करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो यानी कि ये जो चीजें होती हैं सर, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस